आज थोड़े वेक्टर के बारे में और ज्यादा चीजें समझते हैं। जो अब तक हमने समझा था वो क्या था कि सर जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, कंपोनेंट के तरीके से भी ऐड कर सकते हैं और लॉ से भी ऐड कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नंबर एन नंबर ऑफ वेक्टर्स को एक साथ जोड़ देता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो ट्रायंगल लॉ है वो कैसे बनाया जाता है वो ध्यान से देखें। देखो बच्चों, ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है कुछ इस तरीके से, मान लो ए वेक्टर ये है ना, और बी वेक्टर ये, तो सी वेक्टर जो आएगा वो ये आएगा। दिस इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर ए एंड बी, है ना। जब आप इन दोनों वेक्टर को किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कुछ इस तरीके से थे। ध्यान से देखना है सभी ने। कि सर ये ए वेक्टर ऐसे था और बी वेक्टर मैं यहां पे ना रिप्रेजेंट करके यहां पे भी तो कर सकता हूं। बी वेक्टर ऐसे था और बच्चों जो सी वेक्टर है जो इनका रिजल्टेंट है वो ऐसे आएगा। समझ में आया ना। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उनको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये बात ध्यान रख लेना और समझ लेना इनको। ठीक है, कई बार बच्चे घबरा जाते हैं सर ये आपने कैसे लिखा। फिर उसके बाद में बच्चों आता है जो हमारे पास, वो आता है नेट जीरो वेक्टर करने का। क्या करने का? नेट जीरो। कैसे, मैं बताता हूं। ए ये है, ए ये है मान लो, है ना। आपसे ये वेक्टर दे दिया और बी कोई एक वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। आपसे बोल दिया जाए कि किसी भी बॉडी पे ये दो वेक्टर फोर्सेस लग रही हैं तो सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी क्या कर रहा है? जीरो कर रहा है। किसी भी बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही है ए एंड बी, सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो आप क्लियरली बोलोगे सर इट इंप्लाइज डायरेक्शन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी। समझ में आया ये बात? आया क्या? सेकेंड थिंग, if you will take mode both sides then you will find out कि magnitude of A must be equals to magnitude of B। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जब ये दो वेक्टर लगेंगे इनका रिजल्टेंट जीरो तभी आएगा जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के अपोजिट हो और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो। इतना समझ में आया? आया क्या बच्चों? अरे आया है ना। हाँ, बताना मेरे को तीन के लिए था, दो के लिए अभी मैं थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं। तीन के लिए कैसे करेंगे? मान लो तीन वेक्टर है ऐसे, एक वेक्टर ये ए, एक वेक्टर है बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, है ना। तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो होगा सी। आपसे बोला जाए, आपसे बोला जाए ए बी और सी तीन वेक्टर आपने अरेंज करने हैं सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तीन वेक्टर ऐसे अरेंज करो कि सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो आप क्या करोगे कि सर जो ये सी होता है दैट इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी की जगह आप सी लिख सकते हो। और अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू माइनस सी होना चाहिए, तभी तो तीनों वेक्टर का सम जीरो आएगा। अरे समझ में आया ना? आया नहीं आया? मैं कह रहा हूं तीन वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। तीन वेक्टर है मेरे पास, अभी अभी इसको भी मिटा देता हूं, इसको भी मैं अभी तुम्हारे दिमाग में नहीं लेके आऊंगा। तो ये मैं बोलूंगा ए प्लस बी का जो सम होगा वो माइनस ऑफ सी के बराबर होना चाहिए। मतलब जो तीसरा वेक्टर होगा, अरे
वो नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी होना, मतलब नेगेटिव ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी होना चाहिए, है ना। तो आप ध्यान से देखोगे तो समझोगे। क्या मैं ए प्लस बी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं केवल इस वेक्टर से? कर सकता हूं ना। क्या ये ए प्लस बी है? हाँ, ये ए प्लस बी है ना, बिल्कुल। तो आप लिखोगे सी इज इक्वल टू, यहां पे अभी अभी इस चीज को समझना है। सी इज इक्वल टू बेसिकली माइनस ए माइनस बी, मतलब मैं बोलूंगा माइनस ए प्लस बी, मतलब मैं बोलूंगा सी मस्ट बी नेगेटिव ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। सी क्या होना चाहिए? बच्चों ध्यान से देखना है, सभी ने अच्छे से समझना है, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, जो मैं समझा रहा हूं उस चीज पे फोकस करना है, मैं जो कहने जा रहा हूं अभी। हाँ, हमारे पास 3 वेक्टर थे, कोई हमें नहीं पता कौन कौन से थे, हमने उनका नाम दे दिया अब ए बी और सी, और ऐसे बोला गया इनको तीनों को ऐसे अरेंज करो सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमने बोला अगर ये पॉसिबल तभी होगा जब ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर होगी? माइनस सी के बराबर। या हम ऐसे बोले कि नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए? सी के बराबर। समझ में आया ना? नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए? सी के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतलब ए प्लस बी, मतलब ए और बी का जो रिजल्टेंट होना चाहिए उसका अगर नेगेटिव कर दोगे, अगर वो सी हुआ, तो ए प्लस सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये ए है, ये बी है, और ये ए और बी का रिजल्टेंट है, इसका नेगेटिव करोगे तो क्या आएगा? ये वेक्टर आएगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? जल्दी बताओ, शाबाश। वो बेटा फोन आ गया था सर का बीच में, तब आवाज खराब हो गई थी। इतना समझ में आया? आई रिपीट, बच्चों हमारे पास 3 वेक्टर हैं। आई रिपीट, बच्चों हमारे पास 3 वेक्टर हैं। ऐसे बोला गया सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैं बोलूंगा अगर ये पॉसिबल है, ये गिवन है, तो इट इंप्लाइज ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू माइनस सी। फिर मैंने बोला इट इंप्लाइज नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू सी, मतलब सी जो होगा वो ए और बी के रिजल्टेंट का नेगेटिव होगा। जब ऐसा होगा तो a+b+c क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखो हमने देखा ए ये है, बी ये है, और a प्लस बी है, इसका नेगेटिव क्या आएगा? माइनस ए प्लस बी। अगर ये हमारा सी वेक्टर हुआ तो सम ऑफ ए बी एंड सी, ये हमारा सी वेक्टर हो गया। ऐसे ऐसे ध्यान से देख रहे हो ना? तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? समझ में आया क्या बच्चों? बताओ शाबाश। हाँ, तो ऐसे अगर n नंबर ऑफ वेक्टर हो तब भी यही फॉर्मूला वैलिड होगा। आपसे बोल दे 5 वेक्टर है भाई, सबका रिजल्टेंट 0 आ रहा है, 1 2, तो मैं बोलू A1 A2 A3, तो A4 ऐसे बना दोगे आप। तो याद रखना A1 प्लस A2
प्लस A3 प्लस A4, इन सभी का सम 0 आएगा। मतलब क्या है कि अगर आप वेक्टर्स को एक क्लोज लूप में बनाओ सो दैट सबकी टेल दूसरे के हेड से जुड़ी हुई है, हर एक की टेल एक दूसरे के हेड से जुड़ी हुई हो, अपने पीछे वाले की हेड है उसकी, वो उसकी टेल से जुड़ी हो, और खुद का हेड आगे वाले के टेल से जुड़ा हो, तो इन वेक्टर्स का सम 0 आता है। इन वेक्टर्स का सम क्या आता है? 0। और जब किसी भी बॉडी के ऊपर एफ नेट 0 होता है, इट इंप्लाइज वो क्या होती है? इक्विलिब्रियम में। वो क्या होती है? इक्विलिब्रियम में होती है। समझ में आया? आया बच्चों? बोलो भाई। आई रिपीट, अगर कोई वेक्टर इस तरीके से अरेंज हो कि एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्ट हो और ऐसे ही सभी एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हो, तो सभी वेक्टर का सम करोगे तो उनका रिजल्टेंट 0 आएगा। समझ में आया? आया ना? ये दिमाग में चीज रखनी। बिल्कुल। जैसे मान लो आपसे कोई वेक्टर बना दे ऐसे, ले भाई, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? ये, है ना? और इसका अपोजिट क्या आएगा? ये। तो जब आप इनको ऐसे लिख दोगे, ऐसे क्लोज लूप में, ये और फिर ऐसे क्लोज लूप बना दोगे, तो इन सभी वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। और जब ऐसा कभी भी होगा, आप बोल दोगे वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। ठीक है? तो आ जाओ, कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक बॉडी है, उसके ऊपर tan√2 फोर्स इधर लग रहा है 45 डिग्री के एंगल पे, और tan20√2 इधर लग रहा है 20√2, 20√2 इधर लग रहा है 45 डिग्री के एंगल पे। समझ में आया? तो बताओ तीसरा फोर्स किधर लगाएं सो दैट, और कितना लगाएं, किधर लगाएं, कितना लगाएं, सो दैट नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज 0। तो आप बोले ये ए है और ये बी है, फाइंड, या मैं इसको बोलूं F1 F2 अच्छा रहेगा, F1 F2। तो फाइंड F3 such that F1 plus F2 plus F3 is equals to 0। जल्दी बताओ, शाबाश बच्चों, जल्दी बताओ सभी। शाबाश बच्चों, बताओ। क्या करोगे आप? देखो ध्यान से, ये F1 है और ये F2 है, तो हम बोल देंगे सर F3 मस्ट बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रिजल्टेंट ऑफ F1 प्लस F2। हाँ कि ना? नेगेटिव ऑफ रिजल्टेंट ऑफ F1 प्लस F2। अब आप F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में F3 अगर लगा तो तीनों का सम क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना? तो आ जाओ वही करते हैं। तो F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाले, आ जाओ भाई। आ जाओ, देखो इधर कंपोनेंट आएगा 10, इसका इधर कंपोनेंट आएगा 10, ये तो क्लियर हो गया। इसका इधर कंपोनेंट आएगा 20,
इसका इधर कंपोनेंट आएगा 20। अब इनको सोल्व करो तो ये 20 और 10 का तो इधर कितना हो गया 10 और इधर कितना हो गया 30। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा कहीं ना कहीं, एंड दैट इज आई थिंक 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ शाबाश। 900 प्लस 100 का 10 का करोगे तो 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 10√10, 10√10 है ना। तो जो ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा F1 प्लस F2। इसका जस्ट अपोजिट में करोगे तो क्या आएगा हमारा, इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे, माइनस ऑफ F1 प्लस F2। तो माइनस F1 प्लस F2 किधर होगा, इधर होगा, है ना। ये तो F1 प्लस F2 है, तो माइनस F1 प्लस F2 क्या होगा, इधर होगा। क्या इस F3 के बराबर है, हाँ। तो ये 30 लिया तो इधर क्या लोगे -30, ये 10 लिया तो इधर क्या लोगे 10 अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट यू विल से कि हमारा F1 प्लस F2 तो सर आ गया 30J एंड -10I, -10I प्लस 30J। तो F3 क्या आएगा, आप बोलोगे नेगेटिव ऑफ F1 प्लस F2। ये तो बाहर लिख दिया ना पहले ही, तो आप लिख दोगे F1 प्लस F2 का नेगेटिव। सोल्व करोगे तो F3 की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ -10I प्लस 30J। सोल्व करोगे तो आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में भी बता दिया है आपको, कंपोनेंट ब्रेक डाउन करके भी बता दिया है, 10I प्लस का माइनस का 30J। समझ में आया। अगर ये फोर्स लगाओगे आई रिपीट, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देख लो कि ये सर हमारा F1 प्लस F2 आ गया, तो नेगेटिव ऑफ F1 प्लस F2 क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो ये कंपोनेंट होगा उसका इससे नेगेटिव हो जाएगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट उतना ही 10, इधर इसका 30 है तो इधर इसका 30 हो जाएगा नीचे की डायरेक्शन में। तो जो ये होगा फोर्स, हाँ एंगल भी बता सकते हो अगर बताना चाहते हो तो। एंगल बताओगे तो क्या लिखोगे, ये मान लो अल्फा है तो 10 अल्फा की वैल्यू सीधा लिख दोगे डायरेक्ट, AY बाई AX 30/10। कर लोगे ना, कर लोगे या नहीं कर लोगे। अब तुम एंगल से भी बता सकते हो, वेक्टर फॉर्म में बता सकते हो, और कई तरीकों से बता सकते हो। क्या तुम्हें इक्विलिब्रियम का कोई क्वेश्चन आएगा, कोई 2 एंगल दे दिए जाएंगे तीसरा निकाल लोगे, ऐसे ही कोई 5 एंगल होंगे, 5 वेक्टर होंगे टोटल, उसमें से 4 दे दिए जाएंगे, 5वां निकाल लोगे। ऐसे ही कोई 6 फोर्सेस लग रही हो किसी बॉडी के ऊपर, 5 दे दी जाए तो छठी निकाल लोगे। निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे बच्चों, बताओ भाई। है ना, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसका सिर्फ रिजल्ट बताऊंगा और वही आपको यूज करना है। लामीज थ्योरम बोलती है अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है और उस पर 3 फोर्सेज लग रही हैं, इफ 3 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, if 3 forces are acting on a body and body is in equilibrium, and body is in equilibrium, इसका मतलब क्या है बताता हूं कि एफ नेट बॉडी के ऊपर क्या है, 0 है ना बच्चों। एफ नेट बॉडी के ऊपर क्या है, 0 है। समझ में आया, हाँ एफ नेट बॉडी के ऊपर 0 है, यस। आगे चलते हैं तो फिर, तो बच्चों अगर
मैं नाम दे दूं ये फोर्स है F1, ये है फोर्स F2, ये है फोर्स F3। then if the angle opposite to F1 is, if the angle opposite to F1 is alpha, and the angle opposite to F2 is beta, and the angle opposite to F3 is गामा। समझ में आया? ऐसे फोर्सेस लग रही हो किसी भी बॉडी पे, कैसे भी तरीके से लग सकती हैं। 3 फोर्सेस मैंने बता दिया आपको, F1 F2 F3। देन यू कैन राइट F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा, एंड F3 अपॉन साइन गामा। समझ में आया बच्चों? ये 1.5 पेज के क्वेश्चन को भी दिस फॉर्मूला विल रिड्यूस दैट क्वेश्चन अप टू ए सिंगल लाइन क्वेश्चन। 1.5 पेज में जिस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आते हैं उसको ये फॉर्मूला यूज करके वी कैन रिड्यूस इट्स सॉल्यूशन इन ए सिंगल लाइन आंसर। समझ में आया? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वी कैन से। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये रिलेशन पता होना चाहिए। समझ में आया ना? हाँ बिल्कुल। अब ध्यान से देखना है सभी ने। अगर ये 4 न्यूटन फोर्स लग रही है किसी के ऊपर, ठीक है, कितनी? 4 न्यूटन, और ये है 3 न्यूटन, इधर 3 न्यूटन लग रही है। समझ में आया? यस। तो बच्चों एक फोर्स है यहां से 37 डिग्री का एंगल बना रही है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये है 5 न्यूटन। ये तो पूरा ही बता दिया। चलो कोई नहीं, दूसरा करवाता हूं मैं एक बार। हाँ कोई दिक्कत नहीं। बच्चों मान लो इधर फोर्स लग रही है 6 न्यूटन। कितनी? 6 न्यूटन। और इधर लग रही है 8 न्यूटन। और जो तीसरी फोर्स लग रही है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में 37 डिग्री का एंगल बना के लग रही है, such that F net is 0 on object placed at O. F net is equal to 0 on an object placed at O. Find F3. F3 बताओ। शाबाश। F3 बताओ, शाबाश बच्चों, जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश। F3 की वैल्यू
बताओ भाई, F3 की वैल्यू बताओ, शाबाश। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F3। ये 8 न्यूटन है, 80 नहीं है, याद रखना। 8 न्यूटन है यहाँ पे, ये 6 न्यूटन है। Find the magnitude of F3 such that F net on an object placed at O is 0। बताओ भाई, अरे बताओ। तो देखो, आप बोलोगे नेट फोर्स 0 है, तो हम क्या लगा देंगे, लामीज थ्योरम लगा देंगे। तो हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, एक एंगल तो आपको पता है 37 है, तो ये पक्का क्या होगा, 53, और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये 90। तो F3 के अपोजिट एंगल क्या है, F3 को छोड़ के बाकी दो वेक्टर बचे हैं, उनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो आप लिखोगे F3 अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू, ये फोर्स देखो 8 न्यूटन, तो 8 न्यूटन को छोड़ के दो अलग वेक्टर बचे हैं, उनके बीच का एंगल क्या है, दैट इज 90 प्लस 37, 127। तो हम बोलेंगे साइन 127। समझ में आया? अब 6 न्यूटन को देखो, तो 6 न्यूटन डिवाइड बाय इसके और इसके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, 53 प्लस 90, तो साइन 143। अब इनमें से दो में से किसी एक को ले लो, इसके साथ इक्वेट कर दो, तो F3 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखोगे साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, 8 अपॉन साइन 127, दैट इज साइन पाई माइनस 53 डिग्री। ऐसे लिखोगे ना, तो ये तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है, तो आएगा साइन 53 के बराबर। तो आएगा 8 बाय साइन 53 की वैल्यू क्या होगी, 4/5, 10 न्यूटन। पता चल गया बच्चों? अरे पता चल गया, आया या नहीं आया? क्या ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे बच्चों, कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन? बेटा पाई होता है 180 डिग्री, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ा हो आपने, तो मैंने बताया था 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री क्या हो जाएगा, 127 डिग्री हो जाएगा। अगर आपने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के लेक्चर पढ़े हैं, तो आप बोल दोगे पाई माइनस थीटा करोगे तो उसको आप साइन थीटा बोल सकते हो, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है, क्योंकि 127 डिग्री की वैल्यू तो आती नहीं, तो आप उसको ऐसे ब्रेक डाउन करके लिख सकते हो 180 माइनस 53। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मजे से करो। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन करोगे? करो तो बताओ भाई, करोगे? चलो आ जाओ, फिर मैं तुम्हें फील दिलाऊंगा एक चीज की, जो फिर तुम बोलोगे अरे सर ये तो वही है। मान लो एक फोर्स लग रही है ऐसे 5 न्यूटन, और एक ऐसे लग रही है 5 न्यूटन परपेंडिकुलरली, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो यहां पे रखा हुआ है। आपसे बोला गया कि एक आदमी यहां से 45 डिग्री के एंगल पे फोर्स लगाना चाहता है। अब वो कितनी फोर्स लगाए सो दैट ऑब्जेक्ट O is in equilibrium, such that object O is in equilibrium। समझ में आया? Such that object O is in equilibrium। आएगा बच्चों?
कैलकुलेट करो, फाइंड F3 जो यहां पे लगेगा, फाइंड F3। जल्दी बताओ, शाबाश, तुम सोल्व कर सकते हो। लामिद से करोगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखो ये वही चीज है जो मैं अभी आपको करवा रहा था इससे पहले भी। यस, 5√2 करेक्ट, गुड बेटा। देखो एक बार लगाओ आप जल्दी से। F3 के अपोजिट वाला एंगल 90, तो साइन 90 है ना, इक्वल्स टू 5 के अपोजिट वाला एंगल क्या आएगा? 5 के अपोजिट वाला एंगल देख लो एक बार। 5 के अपोजिट वाला ये एंगल आएगा, दैट इज 135, साइन 135। और ये 5 है, इसके अपोजिट वाला क्या आएगा? इसके अपोजिट वाला भी यही आएगा, 135। तो F3 by 1 is equals to 5 by sin 135, that is equals to sin 135 को आप लिख सकते हो sin 180 माइनस 45 डिग्री। और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल? 135। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आप लिख दोगे इसको साइन 180 माइनस या साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन 45। तो 1 बाय साइन 1/√2 ये आ जाएगा, 145 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/√2। सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। किसी एक को पकड़े रखना, इसको हटा दो, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 16 करोगे तो ऐसा आएगा, F3 की वैल्यू आ जाएगी 5√2। समझ में आया? आया क्या बच्चों? तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो किसी को घबराना नहीं है। अब आगे चलते हैं हम डिस्कशन पे, जो हमने डिस्कशन दिया था। नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएगा। डिस्कशन ले लेते हैं बेटा, है ना? तो आ जाओ सभी, सभी आ जाओ, शाबाश। उधर बच्चों अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, है ना? यस। तो डिस्कशन क्या था? चेक पॉइंट 2.2 से पहले के क्वेश्चंस सोल्व, और फिर चेक पॉइंट 2.2। तो चलो आ जाओ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.5 में, क्वेश्चन नंबर 2.5 में एग्जांपल सोल्ड एग्जांपल नंबर 2.5, सोल्ड एग्जांपल नंबर 2.5। कोई डाउट किसी को? बताओ बच्चों। सोल्ड एग्जांपल नंबर 2.6, किसी को कोई डाउट? बताओ भाई। ओके, सोल्ड एग्जांपल नंबर 2.7, नंबर बोल देना किसी में डाउट है। सोल्ड एग्जांपल नंबर 2.8,
सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 2.8. सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 2.9. नंबर बोल देना. सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 2.10. टू 2.9 में. ओके देखो बच्चों, टू इक्वल वेक्टर्स हैव ए रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर. ओके ओके बच्चों ध्यान से देखो, कोस पाई माइनस 60 की डिग्री की वैल्यू क्या आती है? क्या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये? पाई माइनस 60 दैट इज 120 के लगभग लगभग. तो इसकी वैल्यू आती है माइनस कोस 60. आती है ना? कोस पाई माइनस 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? माइनस कोस 60. आती है या नहीं आती है? तो क्या बच्चों, मैंने यहां पे जो लिखा है ये मैंने 1/2 की वैल्यू लिखी थी कोस 60. तो माइनस कोस 60 की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूं कोस पाई माइनस 60. लिख सकता हूं ना? इक्वल्स टू कोस थीटा. हाँ कि ना? और जब दोनों ही थीटा कोस, दोनों का कोफिशिएंट क्या हो? कोस हो, और दोनों पॉजिटिव हो, तो क्या अब हम एंगल कंपेयर कर सकते हैं? देन इफ दीज टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर इक्वल, देन वी कैन कंपेयर देयर थीटाज. तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120. समझ में आया? आया क्या? आया बच्चों? यस. अब 2.10 में किसी को डाउट है तो बताओ. 2.10 में नंबर बोल देना. 2.11 में, 2.11 में. ओके 2.12 में, 2.12 में किसी को डाउट है? टू पॉइंट 13 में, 13. तो 2.14 में. बताओ शाबाश बच्चों. 2.14 में किसी को कोई डाउट नहीं है? गुड. 2.16 में, 16 में. अच्छा 15 में डाउट आ रहा है. एक बच्चे को आया 2.15 में डाउट. सोल्ड एग्जांपल 2.15. 15 15 वेयर इज 15? बेटा 15 कहां पे है? यहाँ पे तो 15 है ही. 15 कहां पे है? 2.15. अच्छा ये रहा ये रहा ये रहा. यस. देखो ध्यान से, यहां पे बच्चों इन्होंने बोला है P प्लस क्यू इक्वल्स टू P माइनस क्यू, देन फाइंड द एंगल बिटवीन P एंड Q. तो आपको लिखना है पहले P प्लस क्यू. इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा? अरे ये आता है P प्लस क्यू का मोड, P का स्क्वायर Q का स्क्वायर प्लस 2P Q कोस ऑफ थीटा. समझ में आया? आया नहीं आया? अब अगर एक P है और एक Q है, तो P इनके बीच में एंगल थीटा है, तो P और माइनस Q के बीच में एंगल कितना होगा? ये माइनस Q हो जाएगा. इसके जस्ट अपोजिट ऐसे ऐसे इनके बीच में एंगल होगा. ध्यान से देखो, ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा. और अगर ये दोनों बराबर होंगे तो आप लिखोगे P प्लस ऑफ माइनस Q का मोड जो आएगा वो ये दोनों बराबर है, दैट इज गिवन. तो आप लिखोगे ऐसे अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ
अरे रिजल्टेंट यही ऐसे ही तो लिखते हैं कि नहीं भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट कोस 180 माइनस थीटा। सोल्व करने लग जाओ, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा, फिर बचेगा 2pq कोस थीटा, और इधर बचेगा 2pq कोस 180 माइनस थीटा। बेटा 180 माइनस थीटा इसलिए कि जब p माइनस क्यू का रिजल्टेंट, अरे p माइनस क्यू इज बेसिकली सम ऑफ p एंड प्लस ऑफ माइनस क्यू। अरे ये p है, माइनस क्यू क्या आएगा, इधर आएगा। तो जो अब एंगल लेंगे वो p और माइनस क्यू के बीच में लेंगे ना। तो यहाँ पे एंगल लिखेंगे, p और माइनस क्यू का रिजल्टेंट लिख रहे हो आप, तो p और माइनस क्यू के बीच का एंगल लिखेंगे ना। यहाँ पे बताया था ना मैंने पहले सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में। अरे बेसिकली p माइनस क्यू इज ऑल्सो एडिशन ऑफ p प्लस ऑफ माइनस क्यू। तो एंगल क्या लेंगे, p माइनस क्यू के बीच का एंगल लेंगे यहाँ पे। समझ में आया? समझ में आ गया? बच्चों आया? तो अब क्या करना है, अब सोल्व करना है। बस सोल्व तो कर लोगे, ये भी मैं करवा के दिखाऊं? अरे अब तो सोल्व कर लोगे, पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, 2pq से 2pq। अब इसको सोल्व कर लेना, आ जाएगा आपका आंसर। ओके ओके, आगे बताओ किसी को डाउट 2.16 में? 2.16, 2.17, 2.18, 17 में डाउट आ रहा है? बेटा एक करवाया हुआ है, फिर भी देख लो एक बार। रिजोल्व ए वेट ऑफ 10 न्यूटन in two direction which are parallel and perpendicular to the inclined slope at 30 degree to the horizontal। बेटा ये तो क्वेश्चन करवाए यार, इतनी प्रैक्टिस करवाई है यार। अरे इंक्लाइन प्लेन है, ये 30 डिग्री का एंगल है, कोई बॉडी यहाँ पे रखी है, उसका वेट किधर लगता है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। पूजा, एक पूजा दराड़े नाम की शायद लड़की है। बेटा यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, आपका वो कॉन्सेप्ट था वो अभी क्लियर कर देता हूं मैं। देखो इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री का एंगल है, mg क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, अर्थ की तरफ लगेगा ना, डाउनवर्ड वर्टिकली। तो ये लगेगा यहां पे mg, या वेट लगेगा तो w। तो आप देखोगे तो ये आपके पास ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री का एंगल, ये 30 का, तो ये कितने का होगा, ये कितने का होगा, जल्दी बताओ? 60 का। अब आप इस सरफेस को लो, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो ऐसे डलेगा, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 30। तो हम बोल देंगे इफ दिस इज 30 देन दिस इज ऑल्सो 30। समझ में आया? तो इसके कंपोनेंट बनाओगे, इधर W का एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा, तो आएगा W cos 30, और इधर बनेगा वो आएगा W sin 30। समझ में आया? कर लोगे ना, दो कंपोनेंट बन गए। अरे ये तो क्वेश्चन करवाए थे इतने भाई, अनाप शनाप क्वेश्चन किए थे इस पे, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे बना बना के अलोंग द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंपोनेंट बनाए थे, फिर भी कैसे प्रॉब्लम आ गई। 2.18 में किसी को डाउट? 2.18 में, 2.18 में डाउट नहीं? 2.19 में, 19 में किसी को डाउट? जल्दी बताओ, शाबाश। 2.19, ओके। 2.20, 2.20 में किसी को डाउट? 2.21 में किसी को डाउट? 2.21 में किसी को डाउट बच्चों?
2.22 में में डाउट आया यदनेश? ओके, यस, गुड। एक नंबर की बात पूछी है इसने, मैं इसको एक्सप्लेन करता, भूल गया था बीच में। देखो बच्चों, एक तो पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वो किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से लिया जाता है, ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दैट इज r1। अगर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये x है और ये y है और ये z है, तो ये r1 हो गया पोजीशन वेक्टर। दूसरा आ जाता है हमारा पोजीशन वेक्टर, ये मान लो पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा r2। अगर a का पोजीशन वेक्टर इसको मैं ra भी बोल सकता हूं, b का पोजीशन वेक्टर इसको मैं r भी बोल देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पहली बात तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट की जाती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट सबसे पहली बात तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट की जाती है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। मान लो ए पॉइंट है 1,2,3 और बी पॉइंट है 3,5,6,7, ये 5,8,7 ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। कुछ और लिख देता हूं, 8,6,7 ऐसे लिख देता हूं, समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, अगर आप यहां से यहां जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी, और यहां से यहां जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी। समझ में आया? तो जब भी कभी आपकी डिस्प्लेसमेंट आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो आप लिखोगे RAB। इट मींस फाइनल का कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल का कोऑर्डिनेट। ए से बी की तरफ जा रहे हो तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, समझ में आया? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, समझ में आया ना? यस, तो घबराना नहीं। और अगर आप बी से ए की तरफ जा रहे हो तो RBA लिखोगे इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, और आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब फाइनल क्या हो गया? बी से ए की तरफ जा रहे हो तो ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है दीप्ति बेटा, ये कैमरा ऑफ कर लो, ठीक है ना? इतना समझ में आया? यस। तो ऐसे ही जब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो कोऑर्डिनेट दे रखे हो ऐसे, तो पहले फाइनल का लिखना है, फिर पोजीशन वेक्टर इनिशियल का लिखना है। तो ऐसे यहां पे जब आप निकालोगे ए बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, तो आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बेटा वही बताऊंगा मैं, टेंशन मत ले। इन्होंने बोला है डिस्प्लेसमेंट में ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम, हाँ गिवन होगा ये क्वेश्चन में कि कहां से कहां जा रहा है। ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट दिस टू पॉइंट दिस, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट यहां पे क्या लिख रखे हैं? 1,2,3। इस पॉइंट से पार्टिकल जा रहा है कहां पे? 4,6,9। तो क्या लिखोगे? इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा पहले ये देखो, क्या i + 2j + 3k ये आएगा ना? इसका पोजीशन वेक्टर आएगा 4i + 6j + 9k। आ गया ना? हाँ, अब आपको निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ r वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r, तो आप लिखोगे हम जा रहे हैं ए से बी की तरफ, तो इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, फाइनल का पोजीशन वेक्टर 4i, ठीक है, प्लस 6j प्लस 9k माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। सोल्व करोगे तो 4i माइनस i 3i, 6i माइनस 2i, सॉरी 6j माइनस 2j 4j, 9k माइनस 3k प्लस का 6k। समझ में आया बच्चों? आया क्या? जल्दी बताओ बच्चों। बताओ भाई। अरे कर लोगे ना। अगर आपको कोऑर्डिनेट दे दी जाए तो कोऑर्डिनेट में कैसे करना है, ऐसे कर सकते हो। मान लो ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। दूसरा पॉइंट दे दिया x2, कोऑर्डिनेट उसके y2 और z2। तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर a से b जा रहे हो मान लो, तो r वेक्टर ए बी इज बेसिकली x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ये j आएगा। तो ये आ जाएगा आपका वेक्टर कैलकुलेट करना, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना। समझ में आया ना? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अब तक नहीं बताया था, अब बता दिया आप। समझ में आया बच्चों? पोजीशन वेक्टर भी एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। वो डिस्प्लेसमेंट बताता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिन की, एक पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिन की डिस्प्लेसमेंट बताता है, या हम बोलेंगे उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट बताता है, वो होता है पोजीशन वेक्टर। वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट और वी कैन से ओरिजिन से बताया, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर व्हिच टेल अस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन और वी कैन से रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया? आया क्या? 2.22 किसी बच्चे को कोई डाउट? 2.22 में किसी को कोई डाउट? 2.22 ओके। अब आ जाओ चेक पॉइंट 2.2। चेक पॉइंट 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? सेकंड में? सेकंड में? थर्ड में बच्चों? थर्ड में किसी को कोई डाउट? बताओ। फोर्थ में? फोर्थ में बताओ, शाबाश बेटा। आंसर शायद पीछे, इसी डीपीपी में पीछे आंसर है। संस्कृति वाणी, इसी जो डीपीपी मैंने आपको दी है उसमें पीछे आंसर है विद सॉल्यूशन। पर आपको सिर्फ आंसर की चेक करनी है और ज्यादा कुछ चेक नहीं करना। जो समझ में ना आए तो मेरे से ही पूछना है, ठीक है ना? हाँ। फिफ्थ में, फोर्थ में डाउट है। P plus Q is a unit vector along x axis if P is equals to I minus J plus K, then what is Q? अरे बेटा, P plus Q is a unit vector along x axis, मतलब वो किसके बराबर होगा? I कैप के बराबर होगा। यही तो है यूनिट वेक्टर along x axis, I कैप के बराबर होगा। एंड इफ P is equals to what? P की वैल्यू दे दी उसने, I plus I minus J plus K,
फाइंड क्यू वेक्टर। समझ में आया? कर लोगे सब? अब आई से आई कट जाएगा, प्लस का जे हो जाएगा और माइनस का के हो जाएगा। देन द आंसर विल बी, आई थिंक, बी। बी विल बी द आंसर, है ना? ऑप्शन में बी मैच कर रहा है। फिफ्थ में किसी को कोई डाउट? फिफ्थ में बच्चों किसी को कोई डाउट है तो बताओ। फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सिक्स्थ में डाउट है। मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेज ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड whose vector sum can equals to 0। मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स बताओ कितनी लगाई जाए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सो दैट रिजल्टेंट 0 आ जाए। दो लगा दो, एक इधर और एक इधर, एक इधर लगा दो 5 न्यूटन और एक इधर लगा दो, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो मिनिमम तो यही होगी। समझ में आया ना? नंबर ऑफ फोर्स की बात हो रही है, ऐसे नहीं कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिनिमम कितना। नंबर ऑफ फोर्सेस। यदनेस, ठीक है ना? ओके। सेवंथ में किसी को कोई डाउट? सेवंथ में, एट्थ में, एट्थ में बताओ भाई। नहीं पता। नाइन्थ में, नाइन्थ में बताओ, शाबाश। नाइन्थ में बताओ। सेवंथ में डाउट है, अच्छा। इफ p plus q plus r is equals to 0, which of the following statement is true? Which of the following statement is true? बेटा सेवन देखो, अगर p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो आपके पास आएगा p प्लस q इज इक्वल्स टू माइनस r वेक्टर। अब दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लो, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो हम बोलेंगे p प्लस क्यू का मोड इज इक्वल्स टू r वेक्टर का मोड। इंडिविजुअली मोड लोगे तो ये ऐसा नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। इंडिविजुअली मोड लोगे तो इसके बराबर नहीं होगा। समझ में आया ना? अरे आया नहीं आया? आया क्या? अरे जैसे एक वेक्टर था 3, एक वेक्टर है 3 और एक वेक्टर है 4, तो इनका इंडिविजुअली मोड ले लोगे तो ऐसे लिखोगे आप 3 का मोड प्लस 4 का मोड। ये किसके बराबर आ रहा है? जल्दी बताओ, ये किसके बराबर आ रहा है? 3 का मोड प्लस 4 का मोड। सेवन के बराबर आ रहा है, पर आपको पता है ये 3 होगा, सॉरी एक 3 होगा और एक 4 होगा, तो इनका सम किसके बराबर आता है? 5 के बराबर आता है बेटा। तो इंडिविजुअल मोड पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? मेरी बात समझ में आई आपको? अगर इंडिविजुअली किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख के ऐड करोगे तो उनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं आएगा। अरे आया नहीं आया? आया? नहीं आया तो बताओ भाई, एक बार कैलकुलेट करके बता दूं। अरे कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप बताओ तो सही। सर नहीं आया? अरे आपने एक वेक्टर देखा, मान लो ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 5, सॉरी 4, ये भी वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर, इसका मैग्नीट्यूड है 3, है ना?
इसका इंडिविजुअल मोड मतलब इनका मोड का सम करो तो क्या आएगा 7। क्या ये इसके रिजल्टेंट के बराबर है? कभी भी नहीं होगा। रिजल्टेंट इन दोनों का आता है 5, जो इधर से निकलता है आपको पता है, आपने कैलकुलेट किया है कई बार। ठीक है, तो इसका आएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार घर पे दो वेक्टर ले लेना, फिर सोल्व करके देख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा तो। आई प्लस जे प्लस के और एक 2i प्लस 5j प्लस 7k, इन दोनों का इंडिविजुअल मोड निकालना, उसका सम करना, और फिर इन दोनों को सम करके फिर रिजल्टेंट निकालना। इसका ऊपर वाले का मोड कितना आएगा 3 √3। नीचे वाले का कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी देखो। इसको मैं थोड़ा इजी कर देता हूं, ये 2 कर देते हैं, ठीक है, और ये कर देते हैं अपन 4। ठीक है, तो और ये कर देंगे 5 5 25 16, कितना हो जाएगा 35 और 6 41, 25 46। इसको √3 कर देता हूं और ये 5 कर देता हूं। √3i प्लस 4j प्लस 5 के आंसर इजी लाने के लिए कर रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं है। कभी सोच रहे हो पता नहीं किस लिए कर रहे हैं। इसका मोड क्या आएगा, इसका मोड देखोगे तो 4 4 जा 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। नहीं नहीं, इसको अच्छे से अच्छा वेक्टर बनाता हूँ, इजी इजी वेक्टर बनाता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हारी इजी हो इसलिए। 4i 4j 5k कितना हो जाएगा, ये लगभग लगभग हो जाएगा 25 प्लस 10 35 प्लस 6 41। यस, 2i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आएगा 2 4, नहीं 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 नहीं, ये निकाल लो भाई, ऐसा नहीं करना, 2√2 कर लो इसको, हाँ तब करेक्ट आएगा। तो इनका मोड निकालोगे इसका तो क्या आएगा जल्दी बताओ। इसका मोड निकालोगे तो आएगा 7, मतलब 49 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 7। यही आएगा ना, अरे यही आएगा ना। अब इन दोनों का सम करो, सम करोगे तो ये आएगा 1 प्लस 2√2 आई कैप प्लस 4 प्लस 6, सॉरी 4 प्लस 1 5j 5 प्लस 1 6k, है ना। अरे हाँ कि ना, तो आप लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ i प्लस 2√2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2√2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सोल्व करो, आंसर क्या आएगा, सोल्व करो, शाबाश। ये कभी भी इन दोनों के इंडिविजुअल सम 7 प्लस √3 के बराबर नहीं आएगा। ये ए है, ये बी है, तो ये ए का मोड और ये बी का मोड, और ये ए प्लस बी है। ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे। समझ में आया ना, अरे आया नहीं आया, कर लेना सोल्व, आपको अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है ना, अरे ठीक है, आगे चलें। 8th में किसी को डाउट, 8th में 9th में 9th में किसी को डाउट,
9th में किसी को डाउट? 10th में? 10th में? 10th में डाउट है? ए ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रक चल रहा है नॉर्थ की साइड में 20 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो हम अभी नोटेशन बना लेते हैं, फिर करते हैं। ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो एक ट्रक जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की साइड में। बेटा चेक करेंगे ना, अभी कैलकुलेट करेंगे, मेरे को क्या पता, मैं भी कैलकुलेट ही करूंगा तुम्हारे साथ में। ड्यू नॉर्थ, टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड। अब वेस्ट की तरफ मुड़ गया सेम स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड चेंज इन इट्स वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा? तो इनिशियली वेलोसिटी इसकी क्या थी? वी इनिशियल, क्या 20, इसको मैं बोल दूं आई, तो ये क्या होगा? जे। तो 20 जे इज इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज 20 माइनस आई इज फाइनल वेलोसिटी। तो आप क्या लिखोगे? चेंज इन वेलोसिटी इज बेसिकली वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? अरे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जे की तरफ थी 20 जे। अब क्या हो गई? 20 माइनस आई। चेंज इन क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो लिख दोगे आप, फाइनल आएगी -20 आई और इनिशियल आएगी 20 जे, तो -20 जे। कर लोगे सॉल्व? बताओ भाई, कर लोगे क्या? है भाई? अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर वेक्टर फॉर्म में वैसे नहीं दे रखा तो -20। देखो अब ध्यान से, चेंज को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया ना हमने वेक्टर फॉर्म में, अब चेंज को रिप्रेजेंट करो। माइनस, ध्यान से देखना, -20 से इधर रिप्रेजेंट करेंगे, -20 इधर रिप्रेजेंट होगा ना, माइनस जे के लोग, है ना? यस। और -20, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है हमने? हाँ सही है, सही है। ये आई है, आई, और ये -20 आई, तो डायरेक्शन किधर होगी चेंज की? इधर। तो एक किधर आ गई? इन दोनों के बीच में, साउथ वेस्ट। मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 20 तो ये आएगा 20√2, 20√2 साउथ वेस्ट। समझ में आया? (20√2 साउथ वेस्ट। कर लोगे ना? कर लोगे ना बच्चों? यस। आगे चलें। 11th में किसी को डाउट? 11th में किसी को डाउट? ट्वेल्थ में? 14 में किसी को कोई डाउट? बच्चों 14 में किसी को कोई डाउट? 15 में? 16 में? आगे के नहीं किए क्या? कहां तक किए? कहां तक किए तुम लोगों ने?
कहां तक किए हैं? दस तक की है बेटा, थोड़े ज्यादा करो, है ना, ऐसे करोगे तो फिर कोई मजे नहीं है। अच्छा 10 तक बताया ही, 10 तक थे, तो कोई नहीं, फिर ये अगले 10 क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है ना। हो सकेगी तो मैं कल भी क्लास लूंगा, 12th की तो ले रहा हूं, अगर देखूंगा तुम्हारा भी लूंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है बच्चों। हाँ, बाय सभी को, बाय एवरीवन। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। कल पेपर नहीं है, कल पेपर नहीं है। वेक्टर के लेक्चर सारे अपलोड कर रखे हैं, दो दो लेक्चर बचे हुए हैं योगी, सारे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, केवल 2 दिन के लेक्चर बचे हुए हैं, कल का और परसों का शायद, बाकी सब अपलोड है। लेसन कितना बाकी है बेटा? 2 दिन का लेसन, 2 दिन का थ्योरी बाकी है। हाँ पब्लिक है, 2 दिन का थ्योरी बाकी है। लेसन बता रहा हूं मैं आपको, 2 दिन का, वो अलग बात है, आप डिस्कशन में 3 दिन 4 दिन या 5 दिन लगाओ, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुमने कितनी प्रॉब्लम्स अच्छे से की है। अब 10 में से 2 क्वेश्चन पूछोगे तो 1 दिन में डिस्कशन हो जाएगा। हो चुका बेटा, वेक्टर्स हो चुके हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हाँ वेक्टर स्टार्ट हो चुके हैं आपके, इसके बाद काइनेमेटिक्स चलेगा। वेक्टर दोनों में, जी नहीं, और क्या बोलते हैं, जेई और नीट में। पर हाँ ये है कि इतना ज्यादा एक्सटेंड तक नहीं होता, तो हम फिर भी काफी हद तक करवाते हैं, क्योंकि बच्चे अगर डीबीपी दी जाती है तो उसमें वो क्वेश्चन होते हैं, और होते हैं तो बच्चों को लगता है कि हमें आ ही नहीं रहे, तो फिर क्या कुछ खाक थोड़ी समझ में आया हमें वेक्टर, इतनी जरूरत नहीं होती हालांकि वेक्टर की, जितना डीप हम करवाएंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है, जरूरत उतनी होती है जितना हम थ्योरी में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी तो सब ये है कि डीपीपीज के लिए करवाना पड़ता है। और किसी को कुछ पूछना है? पब्लिक है भाई योगराज, लेक्चर 2 दिन के लेक्चर बचे हुए, शायद कल का और परसों का शायद अपलोड नहीं किया है, मर्ज हो चुका है। ओके हाँ, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी को, बाय एवरीवन। थोड़े सीरियस हो जाओ, पर देख दिख रहा है हाल कैसा है, 9 बच्चे क्लास में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सी क्लास के बच्चे हैं, कि अब भी इनको पकड़ पकड़ के, जैसे केजी क्लास में पेरेंट्स पीट पीट के स्कूल भेजते हैं, वैसे भेजना पड़ता होगा पेरेंट्स ने। वो सीरियसनेस तुम्हारे पे डिपेंड करेगी, तुम्हारा करियर तुम्हें देखना है भाई, कितना समझाए हम। पीछे थोड़ी पड़ सकते हैं, बच्चों को पकड़ पकड़ के लेके आओ। इवन पेरेंट्स तक बात कर रखी है मैंने, पर फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों, ऐसा भी नहीं फास्ट पढ़ाता हूं। ओके बच्चों, मैं वीडियो भेज रहा हूँ, आप लेक्चर रिकॉर्ड क्या बोलते हैं, आपके नोट्स भेज रहा हूँ अभी। बाय सभी को, बाय एवरीवन।